यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं त्रिभुवन एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक बाय टीटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं, मैंने भगवद गीता की पॉडकास्ट शुरू करी है और ये मेरा तीसरा पॉडकास्ट है। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं भगवद गीता अध्याय 1 वर्सेस 1.2, यानी कि पिछले वाले में आपने देखा मैंने 1.1 श्लोक चैप्टर 1 को आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने देखा था कि धृतराष्ट्र जो है, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो दोनों सेनाएं डटी हुई थी, कौरवों की और पांडवों की, उससे काफ़ी चिंतित थे और चिंतित होकर के उन्होंने इसके बारे में संजय से पूछा। तो वही संवाद और वही सिचुएशन के बारे में उस श्लोक के अंदर बताया गया था। पर आज जो श्लोक है 1.2 का, इसके अंदर आप देखोगे जो अर्जुन, जो महान एक योद्धा थे, अपनी ज़िंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे थे। सबसे कठिन लड़ाई क्यों लड़ रहे थे? क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि ऐसी परिस्थिति किसके सामने होगी कि जब आपको अपने ही चचेरे भाइयों के साथ युद्ध करना है, उनको मारना है और उनको पराजित करना है। तो ऐसी सिचुएशन, सबसे टफ सिचुएशन किसके साथ हो सकती है? तो जीवन में भी ऐसी कई परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी। तो इन्हीं गीता के तथ्यों और ज्ञान से निकल के आता है आपके जीवन में, जब आप ऐसे दोराहे पर खड़े होते हैं, जब आपके मन में वो द्वंद्व चल रहा होता है और आप इमोशनली काफ़ी जो है रिचार्ज्ड होते हैं टुवर्ड्स योर डिसीजन, टुवर्ड्स योर हैपनिंग इन योर लाइफ। तो उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, यही तो गीता का ज्ञान है। तो इसी को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट नंबर 3। और 3 नंबर जो पॉडकास्ट है उसमें चैप्टर 1.2। तो सबसे पहले मैं उस श्लोक को, जैसा कि आपके सामने मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया है, अब आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल फॉर्मेट मैंने सिंपल रखा है। पहले आपका श्लोक होगा, फिर उसका हिंदी का अर्थ होगा और फिर उसकी इंग्लिश मीनिंग होगी। तो जो लोग आपके हिंदी नहीं समझते हैं उनके लिए आसान है कि वो इंग्लिश की रीडिंग कर करके उनको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है। तो चलिए श्लोक से शुरुआत करता हूँ। तो पहले तो इस श्लोक का संस्कृत उच्चारण कर लेता हूँ, जो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है। तो उसमें है, संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकम व्यूढ़म धनस्तदा आचार्य मुप सगम्य राजा बचन ब्रवीत। तो इसका हिंदी में अगर मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ, तो हिंदी में संजय ने कहा, जब दुर्योधन ने पांडवों को युद्ध क्षेत्र में, पांडवों की सेना को रणनीतिक रूप से संगठित देखा और उसे लगा कि जो पांडवों की रणनीति है युद्ध क्षेत्र में, वो ज़्यादा मतलब उसे लग रहा था कि वो जो उनकी रणनीति थी वो बहुत ज़्यादा जो है कारगर उसे लग रही थी। तो उसने जो है ऐसी सिचुएशन में वो घबरा गया। उसे लगा कि हमारी रणनीति में कोई दोष है या हमारी रणनीति कैसी है, इसके लिए वो अनश्योर था। तो उसको उसकी जो चिंता थी, उसके लिए उसने क्या करा कि वो अपने जो गुरु थे उनके, कौरवों के द्रोणाचार्य, उनके पास जा कर के उन्होंने अपने मन की व्यथा बताई और बताया कि उनके चिंता, उनको उनकी क्या चिंता है। तो यही इस श्लोक का सार है। और अपने रियल जीवन में भी आप देखेंगे कि कई बार ऐसी परिस्थितियां होंगी, आपने कोई चीज़ शुरू करी, लाइफ के ऐसे मोड़ पर आप हैं जहां पर कि आपके सामने सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं सही कर रहा हूँ, दूसरा सही कर रहा है। एग्जाम्पल समझिए, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपके कॉम्पिटिटर हैं, तो वो कॉम्पिटिटर आपके लिए कोई कैसी सिचुएशन क्रिएट होगी? आप उनसे कंपटीशन करके आगे बढ़ सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका मामला है इन्वेस्टमेंट का।
तो इस तरह की सिचुएशन आपके सामने होती है तो आपको क्या चाहिए होता है, वो इस श्लोक से निकल के आपके सामने आने वाला है। तो चलिए मैं इस श्लोक की सबसे पहले थोड़ा सा आपको व्याख्या बता देता हूँ। तो व्याख्या में तो बहुत सिंपल था कि जब दुर्योधन ने जो है पांडवों की सेना को सजा धजा देख करके उनको लगा कि इन्होंने अपने सही तरीके से स्ट्रेटजी बना रखी है युद्ध के लिए, रणनीतिक रूप से वो सुसज्जित हैं और उन्हें लगा कि ये लोग हमारी कौरवों की सेना से कहीं ज़्यादा आगे हैं, तो उनको ना इसकी चिंता सताने लग गई। तो उन्होंने दुर्योधन के पास गए, अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गए और जा कर के उनसे जो है उनको इस बात का मतलब बताया। तो इससे दो चीज़ें सामने आपके निकल के आएंगी। एक तो ये कि जब इंसान ऐसी परिस्थिति इंसान के सामने हो और आप कोई काम कर रहे हो तो आपके अंदर से जब आपको ये लगने लगे कि आपका सामर्थ्य या आपकी जो क्षमता है, आपको अपनी क्षमता के ऊपर डाउट होने लगता है। और ये सिचुएशन आपके सामने भी कई बार आती है कि आपको लगता है यार मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मैं इसके लिए फिट हूँ या नहीं हूँ, जबकि आप जानते हैं कि आपके अंदर वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर भी आपके अंदर जो है वो डर पैदा हो जाता है, आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं होता है। तो वहाँ पर आपको क्या चाहिए होता है, यही आप श्लोक में देखेंगे। तो उन्होंने क्या करा, दुर्योधन जो है अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। यानी कि ऐसी सिचुएशन में इंसान के सामने जब इस तरह की परिस्थिति होती है तो आपको भी दुर्योधन की तरह किसी अपने गुरु के पास, चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार हो, आपके माँ बाप हों, आपके दोस्त हों, आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, या आपके कोई अच्छे जानने वाले हों, या प्रोफेशनल लाइफ में आपके मेंटोर हों, तो वो उनके पास जा कर के आपको एडवाइस लेनी चाहिए, जैसे दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से ली। तो 3 मुख्य बिंदु इस श्लोक के अंदर वापस मेरे को दिखाई देते हैं। पहला कि जो है ऐसी सिचुएशन में जब आप अपनी लाइफ में होते हैं तो वरी जो है, एंजाइटी, वरी, चिंता, वो आपका सबसे बड़ा सबब बनता है, क्योंकि आप अंदर से आपको महसूस होता है कि आपकी स्ट्रेटजी गलत हो रही है या आप जो है इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट होता है रणनीतिक महत्व। स्ट्रेटजी की इम्पोर्टेंस क्या है, कोई भी चीज़ आप अपनी लाइफ में टेकअप करते हैं तो यू नीड सम प्लानिंग, यू नीड सम स्ट्रेटजी कि आप उस चीज़ से सक्सेसफुली उसको अचीव कर सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि जो है दुर्योधन ने जिस समय अपनी सेना को देखा तो उसे समझ में आ गया कि पांडवों की सेना काफ़ी संगठित और मजबूत है, तो उसे अंदर से डर लगने लग गया कि उसकी जो परिस्थिति है वो थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। तो उन्होंने द्रोणाचार्य जी के पास गए। तीसरा, आचार्य का मार्गदर्शन, यानी कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए समझने के लिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या सिचुएशन है। तो कहने का मतलब है ये 3 जो मुख्य बिंदु थे आपके रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आप एग्जैक्टली अपने जीवन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो ये 3 चीज़ें आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ही आपके सामने आती हैं। ऐसे कि जब आप कोई एक काम शुरू कर रहे होते हैं तो आपको अंदर से जो है कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आपको अपनी क्षमताओं पर भ्रम होने लगता है। दूसरा, आपकी जो है कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटजी की चूक है कि आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं। और तीसरा जो है आपका जो स्वार्थी मानसिकता है, चाहे वो आपके अंदर के अहम हो और चाहे वो जो है आपकी गलतफहमी हो, लेकिन वो जो स्वार्थी मानसिकता है आपकी अपने कुछ बिलीफ सिस्टम के लिए, वो भी आपके लिए अधर्म के रास्ते पर जाने के लिए आपको मजबूर करती है। तो चलिए इसी के लिए एक जीवन का जो महत्वपूर्ण केस स्टडी है, फिर से मैं जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको एक केस स्टडी बताई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, यहाँ पर अब मैं एक अगली केस स्टडी लेके आया हूँ। बिल्कुल बहुत ही प्रैक्टिकल केस स्टडी है और वो है एलॉन मस्क की टेस्ला के वेंचर की। ये मैं आपको बात बताता हूँ। जब ये सिचुएशन बैकग्राउंड आप समझिए, बिल्कुल दुर्योधन जैसी स्थिति है। दुर्योधन युद्ध के लिए जा रहा है और जो है उसको अपनी क्षमताओं पर डाउट है। मार्केट में जैसे जो है पांडव उसके कॉम्पिटिटर थे, ऐसे ही टेस्ला के कॉम्पिटिटर थे मार्केट में। तो ये सिचुएशन आप थोड़ा सा इसको कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। एलन मस्क, दुर्योधन,
और पांडव आप समझिए जो बाकी कार मेकर और कॉम्पिटिटर हैं। तो सिचुएशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2010 में जब एलॉन मस्क ने डिसाइड करा कि उनको जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना है, उसमें जाना है, तो ईवी के मैन्युफैक्चरिंग में उनको जाना था और उसका मार्केट में पोटेंशियल उन्हें दिखाई दे रहा था। मगर पहले से मार्केट में ऑलरेडी जैसे जीएम, जनरल मोटर, फोर्ड जैसी बड़ी कार कंपनियां जो है यूएस के अंदर थी, जो ईवी में इन्वेस्ट ऑलरेडी करने शुरू कर दिया था। तो वहाँ पे एलॉन मस्क के दिमाग में ये उलझन पैदा हो गई कि ये मेरे को कहीं जो है मेरी इन्वेस्टमेंट सही जाएगी ना जाएगी, और जब तक मैं इन्वेस्ट करके इसमें कुछ काम शुरू करूँगा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीएम मोटर और फोर्ड जैसी जो बड़ी कार कंपनियां हैं वो इसमें आगे निकल जाएंगी। तो ये सारे जो उलझन है बिजनेस से रिलेटेड वो उसके दिमाग में चलने लग गई। तो उसने भी क्या करा, जैसे दुर्योधन ने अपने लाइफ में अपने गुरु के पास जा कर के उन समस्याओं को डिस्कस करके कुछ उसको स्ट्रेटाइज करने की कोशिश करी, एलॉन मस्क ने भी बिल्कुल अपने लाइफ में वैसा ही करा। उन्होंने क्या करा कि जो है अपने कुछ सलाहकारों को उन्होंने बुलाया, अपने कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो एक्सपर्ट थे उनको बुलाया, और साथ में उन्होंने 3 या 4 चीज़ों पर वर्कआउट किया। पहली चीज़ क्या कि इनोवेशन मतलब कुछ ऐसी तकनीक से कार बनानी चाहिए जिससे कि मार्केट में क्रेज हो। तो आपका डिज़ाइन है, उसमें फीचर हैं, तो ये सब चीज़ों को उन्होंने स्ट्रेटाइज करा। दूसरा, उन्होंने कॉस्ट कटिंग पर ध्यान दिया। उनको ये पता था कि अगर कंपटीशन में सस्टेन करना है मार्केट के अंदर तो आपको ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी जो अफोर्डेबल है लोगों के लिए और जो थोड़ा सा बाकियों के कॉस्ट से थोड़ा कम कॉस्ट पर आपको आना चाहिए। और तीसरा, स्केलेबिलिटी इज़ ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हेन यू आर इन मैन्युफैक्चरिंग, कि भाई फ्यूचर में आप टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट कैसे होगी, वो कितना ड्यूरेबल प्रोडक्ट आपका होगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के एलॉन मस्क ने स्ट्रेटजी प्लान करी और अपने ईवी के इन्वेस्टमेंट को शुरू कर दिया। और आज आप जानते हैं कि एलॉन मस्क की टेस्ला आज कंपनी कहाँ पर है, वो कितने सक्सेसफुल इंसान आज बन चुके हैं। उनका टेस्ला का जो वेंचर था वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वेंचर इन हिज लाइफ रहा, जिसने उनको वो शोहरत, आज वो अगर नंबर 1 रिचेस्ट मैन वर्ल्ड के बन चुके हैं, तो उसके पीछे उनकी ये सारी स्ट्रेटेजी थी। तो जी, ये एक उदाहरण ऐसा था जो मैंने सोचा आपके इस श्लोक से, जहाँ पर एलॉन मस्क, दुर्योधन और पांडव जो हैं उनके कॉम्पिटिटर और साथ में उनके स्ट्रेटजी बनाने वाले सारे लोग, वो जैसे वहाँ द्रोणाचार्य। तो ये चीज़ें आपको भी अपनी लाइफ में हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अब मैं इस टॉपिक को जो है क्लोज करने की तरफ हूँ, और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो इस श्लोक से भी आपको सीखने को मिलेंगी, और जो मैंने आपको जो है केस स्टडी मैंने आपको बताई एलॉन मस्क की, उससे आपको ये 4 पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करनी चाहिए, हमेशा अपने साथ गांठ बांध के रख लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हर एक की लाइफ में, हर एक के जीवन में ये पल आने वाले हैं। चाहे आप एक न्यू स्टार्टअप हैं, चाहे आप कोई छोटा सा दुकान ही खोल रहे हैं, बिजनेस ही खोल रहे हैं, चाहे आप कहीं पर नौकरी में कोई वेंचर करना चाह रहे हैं, कहीं पर जॉब के लिए, तो वो सारी चीज़ों में इस तरह की परिस्थितियां आपके सामने आएंगी। तो 4 पॉइंट इम्पोर्टेंट जाते जाते आपको बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट है कि संगठन और रणनीति से ही सफलता को पाया जा सकता है जीवन के अंदर। जो भी वेंचर आप कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, स्ट्रेटजी एंड ऑर्गेनाइजेशन लीड टू दिस सक्सेस, पहला। दूसरा, फेयर एंड ईगो ब्लॉक द राइट डिसीजन इन योर लाइफ, यानी कि अहंकार और डर आपके सही निर्णय को रोकता है, सही निर्णय लेने की क्षमता को ख़त्म कर देता है। तो इसलिए ईगो कभी नहीं आने देना है, और जो फियर है अंदर का कि यार मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मेरे अंदर ये क्षमता है या नहीं, अपने ही कैपेबिलिटी को डाउट करना, ये लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज है।
आप कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। तो ये 2 चीज़ें, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है, ट्रू लीडर फेस चैलेंजेस, यानी कि अगर आप एक सच्चे अपने आप को लीडर मानते हैं, लीडर से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जो है कोई बड़े पोजीशन होल्ड करते हैं, एलोन मस्क जैसा जो मैंने एग्जांपल आपको बताया, ज़रूरी नहीं है। आप जिस सिचुएशन में भी हैं, आप अपने आप में एक लीडर हैं। तो सच्चा लीडर वो होता है जो आने वाले चैलेंज होते हैं उनको डट करके उनका मुकाबला करता है, और वही फाइनली जो है सक्सेस भी उसी को मिलती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगेन, वरी अलोन डजंट हेल्प, एक्शन इज़ द की, यानी कि चिंता से समाधान आपको कभी भी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। आपको सही कदम उठाना अपनी लाइफ में ज़रूरी है। तो ये था जी इसके मुख्य जो की लर्निंग थे इस श्लोक के। और फाइनली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आप अपने जीवन में भी रिलेट कर पा रहे होंगे, और मेरी कोशिश है कि इसी तरह के जो केस स्टडीज़ हैं वो आपको हर श्लोक के साथ में एक एक ला के बताऊँगा, और उन सिचुएशन को हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर वो नॉर्मल पॉडकास्ट मेरे को बनाना होता जहाँ पे कि मैं श्लोक पढ़ता, उसका अर्थ बताता और व्याख्या करके मैं चला जाता, तो वो मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद था कि कहीं ना कहीं हर एक, क्योंकि हम कहते हैं ना कि गीता, भगवद गीता इज आपको जीवन जीना सिखाती है। तो जीवन जीना सिखाती कैसे है, उसी पर रिसर्च चल रही है, कैसे सिखाती है। तो वो आपको केस स्टडी से उनको जोड़ करके, उनको सिचुएशन को जोड़ करके आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए, आप सबका हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे इन पॉडकास्ट में मुझसे जुड़ रहे हैं। तो अगली बार अगला जो तीसरा पॉडकास्ट होगा 1.3 श्लोक का होगा, जिसमें कि जो है अर्जुन, अगला इम्पोर्टेंट था, आज तो दुर्योधन का ही इसमें जिक्र है इस श्लोक के अंदर। आगे आप अगले से आप शुरू होने जा रहा है, जहाँ पर अर्जुन की जो अंदर की जो गहराई में जो उसके साथ उलझनें पैदा हो रही थी, और उसके सामने जो इमोशनल चीज़ें उसको जो है उसके रास्ते से डगमगा रही थी, और वो जो है संदेह था उसको कि मैं ये काम करूं या ना करूं, उनके जो अंतर्द्वंद की जो सिचुएशन थी उसमें श्री कृष्ण भगवान ने उनको कैसे सलाह दी, और कैसे उन्होंने उस रास्ते को, उस भय के मार्ग को छोड़ा और अपने कार्य पर आगे बढ़ते चले गए। मार्गदर्शन उनको कैसे मिला, ये आपको अगले पॉडकास्ट में मिलने जा रहा है। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट सही लग रही है। और एक बार फिर मैं ये वापस अपील करते हुए चलते जा रहा हूँ कि 1.3 से रिलेटेड श्लोक, 1.3 चैप्टर 1 से रिलेटेड आपके पास भी कोई सुझाव हैं, आपको अगर कोई केस स्टडी आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके वो केस स्टडी को भेज सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि वो वाकई में रिलेट हो रही है तो मैं हो सकता है कि वही पिक करके उसी केस स्टडी को आप लोगों के लिए यहाँ पर पॉडकास्ट में डिस्कस करूँगा। कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने विचार ज़रूर दीजिए, क्योंकि उससे ये डायलॉग एक ऐसा होगा कि कोई ज़रूरी नहीं है मैं भी लर्न कर रहा हूँ और आप लोग ऑलरेडी लर्नर हैं, आप भी लर्न कर रहे होंगे, तो आप भी अपने विचार शेयर करें, तो सब मिलजुल के भगवद गीता को पढ़ते हैं। चलिए, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जो है इसी तरह जो है कृष्ण भक्ति के साथ जुड़े रहें, और साथ में जो है भगवद गीता के जो ज्ञान है उसको अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा उतारने की कोशिश करें, और आध्यात्मिकता की इस प्रवाह में आप भी बहते हुए चलें मेरे साथ। हरे कृष्णा, नमस्कार।